Hello dear student, welcome to the class, welcome to the RK Pharma. Today we are going to discuss most important MCQ from jurisprudences. So आज की क्लास आपके MCQ बेस आपके PYQ बेस है, ठीक है. टच काम नहीं कर रहा, ठीक है. The first question is that in the State Pharmacy Council, all of the following members are ex officio member except. These are the options. The first one, President of India. Second one, Chief Administrative Medical Officer of the state. Third one, Officer in charge of drug and cosmetic. And last one, Government Analyst. So which is the correct one? In the State Pharmacy Council, all of the following member are ex officio except पूछा है. तो एक्स ऑफिशियो मेंबर में कौन कौन आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल स्टेट फार्मेसी स्टेट काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल बोला है, तो टोटल में आएंगे आपके फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर, देन टच काम नहीं कर रहा, इलेक्टेड मेंबर, उसके बाद देन नॉमिनेटेड मेंबर एंड लास्ट वन इज एक्स ऑफिशियो मेंबर. तो टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल? तो इसमें टोटल होते हैं नंबर ऑफ मेंबर 7 पीपल. किसमें? इलेक्टेड में. ठीक है, आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है. उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं? तो नॉमिनेटेड में आते हैं टोटल 5 मेंबर्स. कितने? 5 मेंबर. एक्स ऑफिशियो में मेंबर अगर पूछते हैं आपको, और ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, PCI एंड DTAP. ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे. उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर के बारे में अगर पूछा जाता है कितने मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 3 मेंबर होते हैं. कितने मेंबर्स होते हैं? 3 मेंबर होते हैं. तो टोटल अगर मेंबर की बात करें तो कितने हो गए? 7 + 3 10 एंड 10 + 5 15. टोटल अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल की अगर हम बात करें तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल मेंबर होते हैं 15. कितने मेंबर्स होते हैं? 15. इसमें भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं कि एक्स ऑफिशियो मेंबर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर, बट आपको तीनों भी याद रखने हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर. ठीक है, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो. तो एक्स ऑफिशियो में आपको अभी पूछा है कि इनमें से कौन नहीं है. ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड वन चीफ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, थर्ड वन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द लास्ट वन गवर्नमेंट एनालिस्ट. तो इनमें से कौन नहीं होता है? तो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन नहीं होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं होता है. इसमें होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं एक्स ऑफिशियो के, वो होता है सबसे पहले CMO, दैट इज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल ऑफिसर एट द स्टेट. फर्स्ट एक ये हो गया. सेकेंड वन होता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड थर्ड होता है आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट. ठीक है, ये तीनों भी मेंबर आपको याद रखना है. चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, सेकेंड वन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड लास्ट वन गवर्नमेंट एनालिस्ट. ठीक है, ये रहा सुटेबल एक्सप्लेनेशन जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसमें आपके 2-3 क्वेश्चंस और कवर हो गए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है. एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल इंक्लूड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट in charge of drug and cosmetic act, government analyst, and the president of India is not a part of the state pharmacy council. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. स्टैंडर्ड टू बी complied under the drug and cosmetic act 1940 for the drug imported, manufactured, stocked and exhibited for the sale or distributions are covered under. ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 फॉर द ड्रग इम्पोर्टेड बोला है. ड्रग इम्पोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, स्टॉक एंड एग्जिबिट एंड फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ड्रग आर कवर अंडर. किस स्केड्यूल में आता है? तो स्केड्यूल एम, स्केड्यूल सेकेंड, स्केड्यूल फर्स्ट, स्केड्यूल एंड स्केड्यूल एल.
सबसे पहले बात करेंगे कि इन स्केड्यूल में होता क्या है, फर्स्ट स्केड्यूल में क्या होता है, सेकेंड स्केड्यूल में क्या होता है, स्केड्यूल एम में क्या होता है, उसके बाद आप खुद ही आंसर करने लगेंगे, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ ऑल स्केड्यूल एम किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केड्यूल एम किसके लिए होता है, तो स्केड्यूल एम होता है रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस जीएमपी, जीएमपी याद रखना सबसे बेस्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, किसके लिए, जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, क्या हुआ, स्केड्यूल एम। सेकेंड अगर बात करेंगे स्केड्यूल एम, आपको याद हुआ रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, ये हुआ स्केड्यूल एम। सेकेंड अगर बात करते हैं सेकेंड स्केड्यूल की, फर्स्ट एंड सेकेंड स्केड्यूल आपने सुना है, तो फर्स्ट स्केड्यूल में क्या आता है, फर्स्ट स्केड्यूल में आता है नेम ऑफ बुक अंडर ASU, क्या आता है, नेम ऑफ बुक अंडर किसके, ASU, दैट इज आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी, अंडर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी। फर्स्ट शेड्यूल नेम ऑफ बुक क्या कंटेन कराता है, नेम ऑफ बुक अंडर ASU, ASU व्हाट इज ASU, ASU इज आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी, क्या होता है, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी। सेकेंड शेड्यूल की अगर बात करते हैं तो सेकेंड शेड्यूल में क्या आता है, सेकेंड शेड्यूल होता है स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड विथ import of drug and by the drug manufactured for the sale, stock or exhibited for the sale or distributed, क्या होता है, ये होता है स्टैंडर्ड टू बी कंप्लाइड अंडर द DNC एक्ट 1940 फॉर द ड्रग imported, manufactured, stock and exhibited for the sale or distributions आर अंडर द, किस शेड्यूल में आता है, सेकेंड शेड्यूल में आता है, किस शेड्यूल में आता है, सेकेंड शेड्यूल। एंड शेड्यूल एल क्या होता है, तो शेड्यूल एल कुछ नहीं होता, L1 होता है फॉर द गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, किसके लिए होता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए। ये किसके लिए था, ये था GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये था GLP दैट इज गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गॉट इट। सुटेबल एक्सप्लेनेशन जो भी है यहाँ पे दिया है कि सेकेंड शेड्यूल किसके लिए कंप्लाइड है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, कितने मेंबर्स होना चाहिए, अभी बताया था कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में टोटल 7, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं टोटल इन केस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल 5 एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं 3, तो टोटल स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होते हैं 15 मेंबर, कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अभी बात आई है नॉमिनेटेड मेंबर की, सॉरी इलेक्टेड मेंबर पूछा है, तो इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं इसमें, इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल पूछा है ना, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नॉमिनेटेड 5 होते हैं, इसमें गलत दिया है, ठीक है, कितने होते हैं, 5 होते हैं, नॉमिनेटेड ही पूछा, सॉरी इलेक्टेड पूछा है, तो इलेक्टेड कितने होते हैं, इलेक्टेड होते हैं 7, इलेक्टेड कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, 7 मेंबर होते हैं। इन केस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल कितना होता है, 7, ठीक है, कितने होते हैं, 7। तो इन 7 में भी बाइफर्केशन होता है कि किस तरह इसे डिवाइड किया गया है, तो 6 मेंबर कहाँ से होते हैं, 6 and 1 याद रखना है आपको, इन केस ऑफ इलेक्टेड मेंबर, कहाँ पे, इन केस ऑफ इलेक्टेड मेंबर में। तो इलेक्टेड मेंबर की अगर बात करें तो 6 मेंबर जो होते हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट 6 मेंबर होते हैं, एंड 1 जो होता है इलेक्टेड किया जाता है बाय MCI, किसके द्वारा, MCI के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है ऑफ द स्टेट, ठीक है। 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट याद रखना है, 1 रखना है आपको इलेक्टेड बाय MCI ऑफ द स्टेट, ठीक है, गॉट इट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 7, कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, the schedule in Drug and Cosmetic Act that dealt with the requirement and guideline for the clinical trial
import, manufacture of the new drug. Here are the option. The first one Schedule M, second one first one Schedule O, second one Schedule M, third one is that Schedule F, and last one Schedule Y. ठीक है. So the schedule in the Drug and Cosmetic Act that deal with the requirement and the guideline for the clinical trial and import of manufacture of the new drug, इसके लिए होता है Schedule Y. क्या होता है? Schedule Y. Which option is correct one? Option number D is correct one. ठीक है. उसके बाद बात करेंगे कि Schedule O किसके लिए होता है. तो Schedule O होता है फॉर द डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड. किसके लिए होता है? डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए क्या होता है? Schedule O होता है. उसके बाद Schedule M की अगर बात करेंगे तो Schedule M होता है फॉर द GMP, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ GMP एंड फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए होता है Schedule M. उसके बाद Schedule F की अगर बात करेंगे तो Schedule F में क्या होता है? ये होता है फॉर द ब्लड बैंक. किसके लिए होता है? Schedule F की अगर बात करेंगे तो Schedule F होता है फॉर द ब्लड बैंक. उसके बाद Schedule F में भी फर्दर देख लेते हैं कि क्या होता है Schedule F1 में. तो Schedule F1 होता है फॉर द वैक्सीन, सेरा एंड जनरल पर्पस. किसके लिए होता है? वैक्सीन, सेरा एंड जनरल पर्पस के लिए होता है F1. ठीक है. उसके बाद F2 की अगर बात करते हैं तो F2 होता है फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग. किसके लिए होता है? सर्जिकल ड्रेसिंग. एंड नेक्स्ट अगर बात करेंगे F3 तो F3 होता है फॉर द अम्बेलिकल टेप. किसके लिए होता है? अम्बेलिकल टेप. एंड लास्ट में अगर बात करेंगे तो लास्ट में आता है आपका FF, जो कि होता है आपका ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशंस के लिए. किसके लिए होता है? ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन के लिए. वंस अगेन रिविजन कर लेती हूँ कि F होता है फॉर द ब्लड बैंक, सेकेंड होता है F1 जो कि आपका वैक्सीन, सेरा एंड जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. FF होता है फॉर द ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन. F2 होता है फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग, एंड लास्ट F3 होता है फॉर द अम्बेलिकल टेप. किसके लिए होता है? अम्बेलिकल टेप के लिए होता है. ठीक है. नेक्स्ट Schedule H एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक. यहाँ पर फोकस मार्क करना अभी. ठीक है. Schedule H as per the Drug and Cosmetic Act dealt with which of the following? ठीक है. The first one, prescription drug required to be sold by retail only on the prescription of RMP. Second one, standard for the cosmetic. Third one, biological and special product. And last one, list of coal tar color permitted in the cosmetic and soap. Permitted in cosmetic and soap. So which one is the correct one for this question? Schedule H as per the Drug and Cosmetic Act deal with which of the following prescription required to be sold by the retail on the prescription of RMP. तो इसके लिए क्या होता है? Which of the following? तो इसके लिए क्या होता है? Prescription drug which are to be sold by the retail only on the prescription of RMP, that is रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. ठीक है. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट Schedule B की अगर बात करते हैं तो Schedule B किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक किसके लिए होता है? बहुत बार सुना होगा आपने. स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक होता है फॉर द Schedule S के लिए. किसके लिए होता है? Schedule S के लिए होता है. उसके बाद बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट किसके लिए होता है? तो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट होता है Schedule C के लिए, जो कि है हमारा इंजेक्टेबल के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. Schedule C के लिए. उसके बाद आपने C1 सुना होगा, लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट, जैसे कि नॉन पैरेंट्रल. C1 में क्या आता है? नॉन पैरेंट्रल. तो C में क्या आता है? पैरेंट्रल ड्रग आते हैं. C1 में आता है नॉन पैरेंट्रल ड्रग. ठीक है. नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ coal tar colors permitted in the cosmetic and soap. List of coal tar colors permitted in the cosmetic and soap. तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है Schedule Q. क्या होता है? Schedule Q. ठीक है. यहाँ पे क्या दिया है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सोल्ड ओनली ऑन RMP प्रिस्क्रिप्शन. Schedule H के लिए होता है.
Schedule H, list of prescription drugs only. This must carry a label. ये लेबलिंग आपको याद रखना है, ठीक है। टीसीएस इसको पूछेगा, बार बार पूछता है लेबलिंग के बारे में, किस कलर का होता है ये भी पूछेंगे आपको, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये भी आपको पूछेंगे, किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है ये भी आपको पूछा जाता है। दिस मस्ट कैरी द लेबल RX, इसके लेबल पे क्या होता है, RX होता है। टू बी सोल्ड बाय द रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज ओनली अंडर द मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर लेबल्ड अकॉर्डिंगली आर इंटेंडेड इन द शेड्यूल। List of substance that are required to be used only the medical supervision and which are labeled accordingly are included in the schedule। तो किस schedule में आता है, under the medical supervision। तो मेडिकल सुपरविजन के अंडर में कौन आता है, यह आता है शेड्यूल जी। क्या आता है, शेड्यूल जी। उसके बाद शेड्यूल आर किसके लिए होता है, तो शेड्यूल आर होता है फॉर द मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर आपको R1 पूछा जाए कभी तो R1 किसके लिए होता है, ये होता है फॉर द मेडिकल डिवाइस। किसके लिए होता है, मेडिकल डिवाइस के लिए होता है R1। उसके बाद FF अभी देखा था किसके लिए होता है, ऑफ्थाल्मिक प्रिपरेशन के लिए होता है। एंड C1 किसके लिए होता है, C होता है फॉर द बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। एंड C1 की अगर बात करें तो C1 किसके लिए होता है, ए होता है दैट इज फॉर नॉन पैरेंटल के लिए। किसके लिए होता है, नॉन पैरेंटल ड्रग के लिए। गॉट इट, ये होता है फॉर द पैरेंटल एंड C1 होता है फॉर द नॉन पैरेंटल। लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रोडक्ट दैट इज C1। ठीक है, यहाँ दिया है कि आपको क्वेश्चन भी पढ़ लेना है, ठीक है। शेड्यूल जी आर ड्रग्स मस्ट बी यूज स्ट्रिक्टली अंडर द मेडिकल सुपरविजन ओनली। लेबल मस्ट बी कंटेन द क्वेश्चन। क्या होता है, इट इज़ डेंजरस टू टेक द प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन। आपको मस्ट याद रखना है, मतलब याद रखना ही है। क्या क्वेश्चन होता है, इट इज़ डेंजरस टू टेक द प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर द मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या आंसर था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। क्या दिया है कि बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल। द फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए इज शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी एंड C1 एंड द लास्ट वन शेड्यूल एक्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं अभी देखा था C एंड C1 में, पैरेंटल एंड नॉन पैरेंटल इसमें इंक्लूड होता है शेड्यूल C एंड C1। ठीक है, ए किसके लिए होता है, तो शेड्यूल ए से याद रखना है आपको, एप्लीकेशन फॉरवर्ड एप्लीकेशन याद रखना है आपको, एप्लीकेशन प्रो फार्मा। उसके बाद बी टेस्ट एंड एनालिसिस के लिए होता है, टेस्ट फीस एंड एनालिसिस के लिए होता है। एस किसके लिए होता है, शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स किसके लिए होता है, तो ये होता है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए होता है। शेड्यूल एक्स किसके लिए होता है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि C एंड C1 include biological product like sera, vaccine, insulin, etc. and this needs special storage and licensing condition. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शेड्यूल U1 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स डील्स विथ। किसके साथ डील्स करता है ये, शेड्यूल U1 क्या पूछा है, शेड्यूल U1 पूछा है क्वेश्चन नंबर 8। तो U1 किसके लिए होता है एंड U किसके लिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन द क्लिनिकल ट्रायल फॉर द न्यू ड्रग, ये किसके लिए होता है, ये होता है शेड्यूल वाई। किसके लिए होता है, शेड्यूल वाई। एलिमिनेशन टेक्निक आपको यूज़ करना है इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, सेकंड दिया है स्टैंडर्ड फॉर द पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, इसके लिए क्या होता है,
इसके लिए होता है स्केड्यूल वाई। क्या होता है इसके लिए? क्या होता है? स्केड्यूल वाई होता है, सॉरी स्केड्यूल वी होता है। एक मिनट, आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा। ये होता है स्केड्यूल वाई, ये होता है स्केड्यूल वी। क्या होता है? स्केड्यूल वी। उसके बाद पर्टिकुलर टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्मेटिक, एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है स्केड्यूल U1। क्या होता है? स्केड्यूल U1। एंड यहाँ पे दिया है GMP फॉर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए होता है आपका स्केड्यूल टी। क्या होता है? स्केड्यूल टी। आई थिंक आपके सारे स्केड्यूल इस क्लास में रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द न्यू ड्रग, वाई था इसके लिए। स्टैंडर्ड फॉर द पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए था स्केड्यूल वी। उसके बाद पर्टिकुलर टू बी शोन इन द मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक। अगर एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक अगर पूछा जाता है तो U1 होता है। एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड की अगर बात करें तो एनालिटिकल रिकॉर्ड में होता है स्केड्यूल U। किसके लिए होता है? स्केड्यूल U। एंड GMP फॉर द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन के लिए होता है स्केड्यूल टी। क्या होता है? स्केड्यूल टी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया है? एक्सप्लेनेशन दिया है। स्केड्यूल U1 स्पेसिफिक डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ मेंटेन रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चर एंड टेस्टिंग ऑफ कॉस्मेटिक, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, the main function of the central drug laboratory is, the main function of central drug laboratory is, क्या फंक्शन होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का? द फर्स्ट ऑफ ऑल टू एनालाइज ड्रग एंड कॉस्मेटिक, सेकेंड वन टू फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशन, थर्ड वन टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लास्ट वन टू एडवाइज द स्टेट। So which is the correct one? The main function of the central drug laboratory is, क्या फंक्शन होता है इसका? तो इसका फंक्शन होता है टू एनालाइज ड्रग एंड कॉस्मेटिक। क्या होता है? टू एनालाइज ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ऑप्शन देख, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है कोलकाता में। This is the apex lab under the act responsible for testing the drug and cosmetic samples sent by drug inspector. This is the apex lab. सबसे अपर वाला लैब है ये। apex means टॉप वाला lab under the act responsible for testing the drug and cosmetic sample sent by the drug inspector. Okay. Next question देखेंगे। How many members including chairman constituted the Drug Technical Advisory Board? How many members including chairman constituted the Drug Technical Advisory Board? DTAB में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं ये आपको पूछा है। तो DTAB में जो होते हैं टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 18 होते हैं। कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो कितने मेंबर्स अभी देखें? 18 मेंबर। तो इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशंस आप देख लीजिएगा। द फर्स्ट वन, एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होते हैं? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं इसमें टोटल 8। कितने होते हैं? टोटल एक्स ऑफिशियो मेंबर 8 होते हैं। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर की अगर बात करें इन केस ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी DTAB में अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो टोटल मेंबर होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। अगर इलेक्टेड मेंबर आपको पूछा जाता है तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं टोटल 5। जो एक्स ऑफिशियो PCI में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक्स ऑफिशियो मेंबर 3 होते हैं, यहाँ पे 8 होते हैं, ठीक है। याद रखना है आपको कि एक्स ऑफिशियो मेंबर DTAB में 8 होते हैं और जो PCI एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है इसमें टोटल 3 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। इसमें DTAB में नॉमिनेटेड होते हैं 5 मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर होते हैं अल्सो 5, ठीक है। अगर नॉमिनेटेड की बात करेंगे, एक्स ऑफिशियो पूछा है तो एक्स ऑफिशियो के बारे में बता देती हूँ कि DTAB में एक्स ऑफिशियो क्या क्या होते हैं, किस डिपार्टमेंट से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स ऑफिशियो मेंबर 8 होते हैं। तो इसमें क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS आपने सुना है। उसके बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, नेक्स्ट
थर्ड होता है ड्रग डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। थर्ड होता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। देन फिफ्थ होता है डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजाद नगर। आपको ये कहाँ पे सिचुएटेड है वो भी आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट 7 नंबर पे होता है प्रेसिडेंट, कहाँ से, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। 8 नंबर पे होता है प्रेसिडेंट जो कि होता है पीसीआई से, दैट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे नॉमिनेटेड की, तो नॉमिनेटेड मेंबर कहाँ कहाँ से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मेंबर होते हैं फ्रॉम द नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ से होते हैं, 2 मेंबर होते हैं फ्रॉम द, कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट। नॉमिनेटेड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अमॉन्ग्स द पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट, हु आर इन चार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल इन स्टेट। सेकेंड जो होता है ये होता है 1 पर्सन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री nominated also by the central government। थर्ड होता है जो कि होता है 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट को नॉमिनेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंफ्यूज मत होना है। नॉमिनेटेड मेंबर टोटल 5 होते हैं, इसमें फर्गेशंस आता है, वो होता है 2 पर्सन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 पर्सन फ्रॉम द सेंट्रल nominated by the central government among the person who are in charge of the drug control in the state। सेकेंड होता है 1 फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसको भी नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड होता है 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट जो कि नॉमिनेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये डीटैप जो होता है ये आफ्टर एवरी 3 इयर्स इसको रिवाइज भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे लास्ट वन, दैट इज इलेक्टेड मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर टोटल कितने होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर टोटल 5 होते हैं, इसमें भी फर्दर 5 आपको याद रखना है। तो फर्स्ट आता है इसमें अ टीचर फ्रॉम द फार्मेसी, टीचर होता है जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्माकोग्नोसी इसके द्वारा इलेक्टेड किया जाता है। सेकेंड 1 टीचर होता है फ्रॉम द मेडिसिन और थेरापेटिक इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी। नेक्स्ट होता है 1 फार्माकोलॉजिस्ट होता है जो कि इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च। देन फोर्थ होता है 1 पर्सन फ्रॉम इलेक्टेड फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल ऑफ सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन। एंड लास्ट होता है 1 पर्सन फ्रॉम द इलेक्टेड फ्रॉम द बाय द काउंसिल ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ठीक है। पांचों आपको याद रखना है। डीटैप एवरी आफ्टर 3 ईयर रिवाइज किया जाता है, ये हुआ आपका डीटैप। उसके बाद यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया है कि डीटैप हैज़ द हाईएस्ट टेक्निकल बॉडी अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 18 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ DGHS। DGHS क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है। तो ये हुए आपके टोटल 10 क्वेश्चन। तो डीटैप में टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्लास को क्या करना है, आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।